आसान है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हमने पूछा गुलाबों से कि तू आज तक क्यों खिलता रहा, तूने तो दी सबको खुशबू, बदले में तुझे क्या मिलता रहा। गुलाबों ने हंसकर कहा कि अभी तो अनजान है और ज़िंदगी के सच्चे खेल से नादान है। अरे देकर कुछ लेना ये तो व्यापार है, पर देकर भी कुछ ना लेना यही तो सच्चा प्यार है। डियर स्टूडेंट्स, लाइफ में अच्छे कर्म आप करते रहिए, अब परिणाम की चिंता ना करें। यदि आपके कर्म अच्छे, आपके कार्य अच्छे, तो उसका परिणाम भी आपको अच्छा ही प्राप्त होगा। आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। कक्षा 10th के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही सही, लेकिन 9 से 12 तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, है ना, जिन्हें केमिकल्स इक्वेशन में इंटरेस्ट है या जो रासायनिक अभिक्रियाओं संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, है ना, रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है और कौन कौन से प्रकार की हो सकती है, तो ये वीडियो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ 10th क्लास के लिए ये बहुत उपयोगी है। 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की ये सारी रिएक्शंस आज हम पढ़ेंगे और आप पेन और कॉपी लेकर बैठें। और आपने यदि पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आप एक के बाद एक वीडियो अगर देखते हो तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज की जो हमारी महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन सी है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि हम रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करें तो फर्स्ट रिएक्शन जो आज हम पढ़ेंगे उसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से तात्पर्य होता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया आप किसे बोलेंगे? देखिए, यदि मेरे पास ये दो मार्कर हैं, राइट, इन्हें मैं मिला दूं और एक बना दूं, ठीक है, तो इनमें क्या हो रहा है? संयोजन हो रहा है। ठीक, कहने का तात्पर्य है जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक संयुक्त होकर किसी तीसरे नए पदार्थ का निर्माण कर दे, किसी नए पदार्थ का निर्माण कर दे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर यदि A प्लस B, ठीक है, अभिकारक कौन है? A और B है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कौन? A और B है। ये कंबाइन हो गए, बनाएंगे, संयोजन करेंगे संयुक्त होकर, तो ये बनाएंगे AB। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लें कि कॉम्बिनेशन होता क्या है, मतलब संयोजन होना, जुड़ना, आपस में जुड़ना। अभिकारक दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, हमने यहाँ पर दो लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन क्या देंगे? जब दो या दो से अधिक अभिकारक या पदार्थ संयुक्त होकर किसी तीसरे नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल इसमें देखें हम कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास में। एग्जाम्पल में यदि फर्स्ट एग्जाम्पल, कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया हम जल के साथ कराएं, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर हम प्राप्त होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं, और साथ में हमें ऊष्मा भी प्राप्त होती है। ठीक है, ये चूने की क्रिया हम जल के साथ करा दें तो हमें बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है और साथ में हमें ऊष्मा भी प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस प्रकार की ये वाली जो रिएक्शन है ये हमारी किस में आएगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आएगी। इसमें दो अभिकारक है, कैल्शियम ऑक्साइड और जल, ये मिल रहे हैं, संयुक्त हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। ठीक है, और उसमें ऊष्मा भी निकलती है। ये ऊष्मा कैसे पता चलेगी? यदि हम एक बीकर ले, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाल दें और पानी मिला दें और जब उसका हम स्पर्श करेंगे तो हमें वो गर्म प्रतीत होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसमें क्या कर सकते हैं? पता भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कैल्शियम ऑक्साइड को लिया, इसको चूना बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है, और ये क्या है? जल का फॉर्मूला बनाया, क्या? बुझा हुआ चूना और ऊष्मा। ठीक, और एग्जाम्पल देखें हम, दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास में, यदि हम हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराएं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयुक्त होकर क्या बनाएंगे? आपको मालूम है, जल का निर्माण करते हैं, H2O, पानी बना देते हैं। तो समझना क्या आपको,
संयोजन हो रहा है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद, मतलब किसी एक नए पदार्थ का, जो भी पदार्थ बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। यह अभिकारक ही उत्पाद है। तो किसी नए पदार्थ, सिंगल है ना, डबल नहीं, तो एकल उत्पाद का निर्माण कर दे, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इज डेट क्लियर? समझ में आ गई? अगली रिएक्शन देखते हैं। डी स्टूडेंट्स, अगली रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब अपघटन, विघटन या टूटना। अभी हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ी थी, इसके जस्ट विपरीत अभिक्रिया होगी। यदि ये एकल अभिकारक है, ये टूटकर दो नए पदार्थ बना दे। ठीक है, सपोज डेट यहाँ देखिए आप, हमारे पास में ये ए बी है और ये ए बी क्या बना दे, ए प्लस बी बना दे। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक अभिकारक विघटित होकर या टूटकर दो छोटे छोटे अणुओं में या जो सरल अणुओं में विभक्त हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें तो हमारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट है ना। कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम हीट कर दें तो ये दो छोटे उत्पादों में विभक्त हो जाएगा। यहाँ पर हम प्राप्त होगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। इसे हमें गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो ये दो भागों में टूट जाता है। तो यहाँ विघटन हो रहा है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। एकल अभिकारक है और उत्पाद कितने प्राप्त हो रहे हैं, दो प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक अभिकारक विघटित होकर या टूटकर दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण कर दे, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, आगे और हम देखें, दूसरा रिएक्शन देखें हम, हमारे पास में है 2HgBr। यदि इसे हम सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्ट करवाएं या अभिकृत कराएं, तो ये भी दो छोटे अणुओं में टूट जाएगा। तो बनने वाले इसमें उत्पाद क्या होंगे, इस पे उत्पाद होंगे 2Ag प्लस Br2। क्या बनेंगे, 2Ag प्लस Br2। तो ये भी कौन सा अभिक्रिया है, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्यों रिएक्शन है डिकम्पोजिशन, क्योंकि इसमें एक अभिकारक टूटकर दो नए उत्पादों का निर्माण करता है। तो कोई भी ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक या कोई पदार्थ, कोई एक पदार्थ टूटकर दो नए पदार्थों का निर्माण कर दे, तो ऐसी अभिक्रिया को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इज डेट क्लियर? ओके, अब हम पढ़ते हैं तीसरी अभिक्रिया। तीसरी रिएक्शन है हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मीन्स प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आइए देखें, हमारे पास में यहाँ अभिकारक है A प्लस और ये BC के साथ क्रिया करता है। सुनना है ना, ये एक हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। A प्लस BC ये दोनों अभिकारक है, यह क्रिया करता है और ये बना क्या लेता है, ये बनाता है AC प्लस B। ठीक है, अब यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, चेंज सिर्फ इतना हो रहा है कि ना तो सिर्फ B का स्थान बदला और A का स्थान बदला है। A ने क्या करा, B को हटा दिया और वहाँ जाकर कौन जुड़ गया है, कौन जुड़ गया है, A जुड़ गया है B के स्थान पर। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या प्रतिस्थापन, स्थान चेंज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट मीन्स प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कैसे, अब कौन किसको बदलेगा, तो इस रिएक्शन में आपको ये याद रखना चाहिए कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें किसी अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा कम क्रियाशील तत्व को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। बस में कहने का तात्पर्य है कि जो अधिक क्रियाशील एलिमेंट होगा वो कम क्रियाशील एलिमेंट को हटा देगा और उससे स्थान पर जाकर जुड़ जाएगा।
ठीक है। तो इनके हटाने से और जुड़ने से जो नया पदार्थ बनता है ना, कोई भी नया पदार्थ बनेगा, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कहने का मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को प्रतिस्थापित कर देता है, ठीक है। परिणाम स्वरूप नए पदार्थों का निर्माण होता है। ओके, सपोज डेट एग्जाम्पल यदि हम यहाँ देखें तो एग्जाम्पल में देखना हमारे पास क्या है। एग्जाम्पल में यदि मैं आयरन की क्रिया कॉपर सल्फेट से करा दूं, ठीक है, तो ये आयरन इस कॉपर को हटा देगा और इसके स्थान पर आकर जुड़ जाएगा। तो बनाएगा क्या, बनाएगा सिंपल बात है, बनाएगा ये FeSO4 प्लस कॉपर। मोर रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा हुआ, आयरन, और लेस कम रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा हुआ, कॉपर। तो इस कॉपर ने, इस आयरन ने कॉपर को हटा दिया, तो हमारे पास में कॉपर सल्फेट था, अब यहाँ पर क्या बन गया, आयरन सल्फेट, ठीक है। और यदि हम देखें एक रिएक्शन, हम जिंक की क्रिया करा दें यहाँ पर जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट के साथ, तो जिंक का ज़्यादा क्रियाशील होता है कॉपर से, तो ये क्या बना देगा यहाँ पर, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर को बाहर कर देगा, ठीक। एक बार फिर देख लें कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा कम क्रियाशील तत्व को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ओके, क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया, हिंदी में बोलते हैं। अब ये क्या मैटर है सर, पहले प्रतिस्थापन, और बच्चे मैक्सिमम इन अभिक्रिया में उलझ जाते हैं। प्रतिस्थापन की जगह द्विप्रतिस्थापन करके आ जाते हैं और द्विप्रतिस्थापन की जगह प्रतिस्थापन के एग्जाम्पल लिख के आ जाते हैं। तो आपको समझना है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील एलिमेंट कम क्रियाशील एलिमेंट को हटाता है और वहाँ पर जाकर जुड़ जाता है, लेकिन द्विप्रतिस्थापन में आयनों का आदान प्रदान होगा। किसका आदान प्रदान होगा, आयनों का। ऐसा हम एग्जाम्पल के माध्यम से पहले समझते हैं, उसके बाद इसको और समझाऊंगा। देखिए हमारे पास में अभिकारक है AB प्लस CD, ठीक है, राइट। यदि कोई पदार्थ न्यूट्रल है तो आप समझना है कि वहाँ पर ऋण और धन आयन दोनों की संख्या बराबर है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस पर माइनस चार्ज होगा तो इस पर प्लस होगा, इस पर माइनस होगा तो इस पर प्लस होगा, ठीक। अब देखना यहाँ होता क्या है, यह सिर्फ इतना चेंज होगा कि ये A क्रिया करके किसके साथ क्रिया करेगा, D के साथ, और ये B किसके साथ संयुक्त होगा, C के साथ। तो बनेगा क्या, ये देखिए हम, तो A ने किसके साथ रिएक्ट किया, D के साथ, तो ये बनाएगा AD प्लस B किसके साथ जुड़ा है, B किसके साथ जुड़ा है, B जुड़ा है C के साथ, है ना। तो ये तो हो गया AD और ये हो जाएगा CB, ठीक है, AD और ये हो जाएगा C और B, ठीक। नए पदार्थ कितने बने यहाँ पर, दो पदार्थ की क्रिया में भाग ले रहे हैं और बनने वाले भी कितने, दो ही है। अब यहाँ पर सर इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो सिंपल डेफिनेशन है कि द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें दो पदार्थों में आयनों के आदान प्रदान से, दो पदार्थ कौन से, AB और CD, जिसमें दो पदार्थों में आयनों के आदान प्रदान से दो नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो ऐसी अभिक्रिया को द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आयनों का और एलिमेंट की बात छोड़ दो, हम आयन को याद रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल देखें हम, है ना। बेरियम क्लोराइड की क्रिया जब हम सोडियम सल्फेट के साथ करते हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अब चार्ज किस पर क्या होता है, ये तो याद रखना पड़ेगा ना। तो ये सल्फेट माइनस चार्ज होता है, सोडियम पर प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है
और बेरियम पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। ठीक, तो यही तो वापस नहीं जुड़ जाएंगे, नहीं तो आपने बोला सर इस पर माइनस इस पर प्लस, यही वापस लिख दिया, तो फिर रिएक्शन कहाँ से होगी। हमें क्या करना है, ये प्लस है ये माइनस है, तो इधर के माइनस को इधर के प्लस के साथ जोड़ना है, इधर के प्लस को इधर के माइनस से जोड़ना है। ओके, देखिए कैसे। तो क्या बनाएंगे, सिंपल, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट की क्रिया कर रहा है, तो ये बनाएगा यहाँ पर, ये NO2 की यदि हम बात करें तो Na, ये बनाएंगे 2NaCl प्लस ये बेरियम सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, ये बनाएगा बेरियम सल्फेट। ठीक, तो द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिन दो पदार्थों के आयनों के आदान प्रदान से दो नए पदार्थों का निर्माण होता है, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया। बात समझ आई, एक और समझ लीजिए, दूसरा रिएक्शन देखें हम, हमारे पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH प्लस, ये जल के साथ क्रिया करेगा, सॉरी HCl के साथ क्रिया कराते हैं इसके हम, किसके साथ क्रिया करा दें, HCl के साथ। आयन बदलना है, इसमें जो प्लस है वो माइनस के साथ जोड़ना है, और इसमें जो माइनस उसको इसके प्लस के साथ जोड़ना है। क्लियर, यस। देखिए, तो ये NaCl के साथ जुड़ जाएगा, क्या बनाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस, ये HOH के साथ जोड़े क्या बनाएगा H2O। क्लियर, बात समझ में आई। द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया में किन्हीं दो पदार्थों के मध्य आयनों के आदान प्रदान से दो नए पदार्थों का निर्माण होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आ गई बात समझ में, यस। अब इसके पहले थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो वहाँ पर दो शब्द आए कि सर अधिक क्रियाशील एलिमेंट कौन सा होगा और कम क्रियाशील एलिमेंट कौन सा होगा, उसे कैसे याद रखें, हमें तो पता नहीं है ना कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है। तो इसके लिए मैं अभी एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, तो आपको यदि ये याद कर लोगे तो आपको क्रम याद रखना है, ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर क्या होता है, तो आप डेफिनेटली करके आओगे। देखिए लिखते हो वो क्रम क्या है, अधिक रिएक्टिव या अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा होगा, कम क्रियाशील तत्व कौन सा होगा। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक को यदि आप याद रखोगे तो आने वाले समय में बाद में भी कभी आप भूलोगे नहीं। ठीक है, तो ये क्रियाशीलता का जो हम ऊपर से नीचे लिखेंगे क्रम, वो देखिए आप, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सबसे ज़्यादा एक्टिव अगर होगा तो यहाँ हमने लिखा है पोटेशियम। ठीक, पोटेशियम, उसके बाद में आता है सोडियम, उसके बाद में आता है कैल्शियम, उसके बाद में आता है मैग्नीशियम, उसके बाद में आएगा एल्यूमिनियम, उसके बाद आएगा जिंक, है ना, उसके बाद में आएगा आयरन, उसके बाद में आएगा लेड, उसके बाद आएगा हाइड्रोजन, उसके बाद आएगा कॉपर, उसके बाद आएगा मरकरी, उसके बाद आएगा सिल्वर, उसके बाद आएगा गोल्ड। आप बोलोगे सर आपने ये कैसे याद रखा, हाय आप भी याद रखोगे, अब मुझे बताऊंगा ना, कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। कैसे, देखिए यहाँ पर ये जो हमने क्रम लिखा था, है ना, इनके नाम यदि आपको पता होंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोटेशियम। ओके, क्या बोलते हैं, पोटेशियम, नाम भी याद रखें हम। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम। बहुत मज़ेदार ट्रिक बताने वाला हूँ आपको, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम। ठीक है, और यदि आपने ये ट्रिक याद कर ली, मैं वादा करता हूँ कि आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे कि कम क्रियाशील कौन है और ज़्यादा कौन है। ऐसे क्या हो गया, एल से एल्यूमिनियम, है ना, ये मैं उनके नाम लिख रहा हूँ, ये ट्रिक नहीं है ना अभी। और इसको बोलते हैं हम जिंक, ठीक है, इसको बोलते हैं हम आयरन। यदि आप बाद में भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करते हो ना, ये आपको बहुत मददगार साबित होगी। सपोज डेट आपको सिर्फ इसे क्या करना, याद रखना है, ये क्या है हमारे पास में, कॉपर है, ओके, और ये क्या है हमारे पास में, मरकरी, है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, सॉरी सिल्वर,
सिल्वर मीन्स होता है चांदी, है ना। Au मतलब होता है गोल्ड, गोल्ड मीन्स सोना। ठीक, अब हम बात करें ट्रिक की। सर ये ट्रिक थोड़ी ना, ये ट्रिक नहीं, मैंने कहाँ का ट्रिक है, ट्रिक तो मैं आप बताऊंगा। ये तो क्या हो उनके संकेत थे और ये क्या थे उनके नाम थे। ट्रिक आपको क्या लिखना, देखना, मेरे को याद है ट्रिक मैंने लिखा है, यहाँ देखना। इससे मैंने बनाया काशी, ठीक है। Na से हमने बनाया नाथ, Ca से बनाया का, Mg से बनाया मांझी, ओके। एल्यूमिनियम से बनाया आलू, जिंक से बनाया जरा, Fe से बनाया फीके, लेड से बनाया पकाना, H से बनाया है, Cu से बनाया क्यों, मरकरी Hg से बनाया है जी, Ag से बनाया आगे, और Au से बनाया आओ। सिंपल। हाँ देखो कैसे, काशीनाथ का मांझी, राइट, यहां तक हो गए। काशीनाथ का मांझी, आलू जरा फीके पकाना है। एक स्टेप हमने इतनी पढ़ी, दूसरा इतना पढ़ा। काशीनाथ का मांझी, आलू जरा फीके पकाना है, क्यों है जी, आगे आओ। काशीनाथ का काशीनाथ का मांझी, आलू जरा फीके पकाना है, क्यों है जी, आगे आओ। 3-4 बार आप पढ़ोगे ना तो ट्रिक आपको याद हो जाएगी, ठीक है। आप करना क्या है ना, अब ये देखना है कि इसमें ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। तो ये वाली जो रिएक्ट हम करते हैं यहाँ से, ये ऊपर की तरफ वाले एलिमेंट अधिक क्रियाशील होंगे, अधिक क्रियाशील, और ये नीचे वाले क्या होंगे, कम क्रियाशील, कम क्रियाशील। सपोज डेट अभी हमने जब क्रिया पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेसमेंट किया था, हटाया था, आयरन ने कॉपर को हटाया था, राइट। तो हमने क्या लिखा था उसमें, क्या बताया था आपको कि अधिक क्रियाशील एलिमेंट कम क्रियाशील एलिमेंट को हटा देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, राइट। तो ऐसी रिएक्शन का हमने क्या बोला था, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो वहाँ पर आपके दिमाग में डाउट में यह आती बात कि ज़्यादा क्रियाशील कौन, तो ये ऊपर वाले जितने भी है वो ज़्यादा क्रियाशील होंगे और नीचे वाले कम क्रियाशील होंगे, ठीक। तो आपको याद कैसे रखना है, ये श्रेणी आपको याद, ये क्रम याद हो जाएगा। तो अगर ये Fe से जिंक को भी बात आ गई इसमें भी है, तो इसमें अगर डिस्प्लेसमेंट करना है तो Fe से जिंक ज़्यादा क्रियाशील है, जिंक Fe को हटा देगा, Fe Pb से ज़्यादा क्रियाशील, बात समझ आ रही ना। तो ऊपर वाले एलिमेंट हो और नीचे वाले हो, तो आपको ये ट्रिक याद है तो आप आसानी से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कर दोगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओके। इसे नोट कर लें, उसके बाद में 2 और इम्पोर्टेंट रिएक्शंस मैं आपको बताऊंगा, ठीक। लिखिए, अगली रिएक्शन है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, तो एंडोथर्मिक से मतलब होता उष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ये उष्मा शोषी अभिक्रिया, तो सपोज डेट आप ये देखिए कि यदि मेरे पास कोई भी ये AB है, ठीक है, इसे मुझे विघटित करना है, तो ये अगर बना दे A+B, तो जब तक मैं इसको एनर्जी ना दूं, मतलब इसको हीट ना करूं, तब तक ये A+B नहीं बनाएगा। कहने का मतलब है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का या ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। मतलब ये बिना ऊष्मा दिए, ऊर्जा दिए ये अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, ये 2 छोटे भागों में नहीं टूटेगी। एग्जाम्पल देखें हम, हमारे पास में इसमें रिएक्शन आ जाएगी, यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, ठीक है, इसको हीट करना है, तो 2 भागों में टूटता है। नंबर 1 कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसी है,
एक तो ये, हाँ आपने सही सोचा, डिकम्पोजिशन तो है ये, साथ में ये उष्माशोषी अभिक्रिया भी है। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा का क्या हो रहा है, उष्मा क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो दो भागों में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। यदि हीट नहीं करेंगे तो नहीं टूटेगा। ओके, दूसरी रिएक्शन देखिए हम, 2AgBr मीन्स सिल्वर ब्रोमाइड। यह अभी रिएक्शन नहीं करेगा। यदि इस पर सूर्य प्रकाश की किरणें आती है, यहाँ पर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हम यदि इसे रिएक्ट करवाएं तो ये दो छोटे अणु में टूट जाएगा। कौन सा अणु टूटेगा, ये टूटेगा 2Ag प्लस Br2, ब्रोमीन और सिल्वर में अपघटित हो जाएगा। समझ आ रही बात। तो वे समस्त अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है या उष्मा का अवशोषण होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ओके, यस, नेक्स्ट देखिए। अब ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या है, तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया से तात्पर्य होता है कि कोई भी अभिक्रिया जब हमारे पास में संपन्न होती है ना, कहने का मतलब है कि अभिक्रिया यदि हम संपन्न कराते हैं और यदि उसमें उष्मा निकलती हो, है ना, सपोज डेट ये A प्लस बी ये बनाते हैं AB और प्लस यहाँ आ जाए हमारे पास में अतिरिक्त में और क्या प्राप्त हो जाए, उष्मा, तो ये क्या होगी, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगी। इसके एग्जांपल देखें हम, देखते हैं। हमने कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ में रिएक्ट किया था, याद है आपको। इसको क्या करा था हमने, पानी मिलाया था। ठीक, तो इन्हें क्या बनाया था हमारे पास में, बुझा हुआ चूना प्लस उष्मा। ठीक है, जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ हम मिलाते हैं एक बीकर में, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनाता है, साथ में वो ग्लास जो होता है ना वो गर्म हो जाता है, मतलब उष्मा भी उत्पन्न होती है। तो हम क्या कह रहे हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद या अभिक्रिया संपन्न होने के बाद उष्मा का उत्सर्जन होता है, या ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, तो ऐसी अभिक्रिया हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। हमारी श्वसन जो क्रिया होती है ना, श्वसन क्रिया, जिसमें क्या होता है, C6H12O6 प्लस 6O2, ये क्या करता है, ये बनाता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस उष्मा। ये भी अभिक्रिया कौन सी है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, तो हमारे अंदर जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, उसका विघटन छोटे अणु में हो जाता है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, और साथ में ऊर्जा निकलती, और वही ऊर्जा हमारे कोशिकाओं को मिलती है, जिससे वो सुचारू रूप से कार्य करती है। तो श्वसन भी कौन सी अभिक्रिया होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगी। ओके, तो इस प्रकार से हम इन अभिक्रियाओं को कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त एक और इसमें देखें तो हम मीथेन का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और जब इसे हम दहन करते हैं, जो हमारे प्राकृतिक गैसेस है, नेचुरल गैसेस, उसमें मीथेन प्रमुख गैस होती है जो जलती है ना। तो ये जब जलती है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है, और ये क्या बनाती है यहाँ पर, CO2 प्लस 2H2O प्लस उष्मा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास की ये कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, और एक और रिएक्शन बची आपकी रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। तो उसे बहुत अच्छे तरीके से नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। उसके पहले आप ये रिएक्शन पहले पढ़े, देखें, और समझ में नहीं आई है तो मुझे बताएं, मैं दोबारा प्रयास करूंगा आपको समझाने का। लेकिन आप कमेंट ज़रूर करें जो भी बात समझ में नहीं आती है। ठीक, ओके।